अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का MHT CET का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 2022 के क्वेश्चंस कर लिए और 2021 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो ये MHT CET में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था एंड द क्वेश्चन इज ए मास m is tied to one end of a spring and whirled in a horizontal circle with constant angular velocity. The elongation in the spring is 1 centimeter. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मास m है जिसको हमने अटैच कर दिया है और स्प्रिंग के साथ में, और इसको हम लोग सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। हम जानते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो किसी ना किसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नहीं अटैच किया, हमने स्प्रिंग अटैच किया। यहाँ पे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो डेफिनेटली उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? रीस्टोरिंग फोर्स मतलब K टाइम्स एक्सटेंशन, K इंटू एक्सटेंशन, जितना भी वायर खींच जाएगा, K इंटू एक्सटेंशन, K इंटू एक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं M इंटू, अब ध्यान से सुनना, रेडियस क्या लिखोगे। देखो लेट अस से जब ये स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं था तो उसका लेंथ L था, लेकिन जब ये मास घूमने लगा तो स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर और खिंच भी गया, तो उसकी रेडियस क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी L, और मास के घूमने की वजह से 1 सेंटीमीटर लेंथ खिंच भी गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल रेडियस कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये रेडियस कितना होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर खिंच भी तो गया ये, राइट? तो ये होगा m इंटू ब्रैकेट L प्लस एक्स। तो रेडियस देखो, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का? mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन रेडियस क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग प्लस जितना वो खींच जाएगा, L प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब केस 1 में क्या दिया है कि स्प्रिंग खींच गया बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? k इंटू एक्स विल बी इक्वल टू m इन द ब्रैकेट x, नहीं सॉरी x में जानता हूँ ना, 1 सेंटीमीटर खींच गया तो x को 1 ले लेते हैं, x को 1 ले लेंगे बिकॉज बोला हुआ है कि स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर खींच गया, राइट? तो k इंटू 1 विल बी इक्वल टू m इंटू L प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, अगर एंगुलर स्पीड डबल हो गई, डबल मतलब और ज़्यादा जोर से घुमाने लगे तुम, तो एलोंगेशन 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? तो देखो ये तुम जनरल इक्वेशन मान लो। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है? तुम्हारा स्प्रिंग कितना खींच गया? तुम्हारा स्प्रिंग खींच गया बाय एन अमाउंट ऑफ व्हाट? 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटेंशन कितना हो गया? 6, तो k इंटू 6 हो जाएगा, और तुम्हारा रेडियस अब क्या हो जाएगा? m इंटू L प्लस 6। और याद रखना बच्चों, तुम्हारा ओमेगा जो है ना, एंगुलर स्पीड, वो अब ओमेगा नहीं होगा, वो 2 ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 ओमेगा द होल स्क्वायर, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को और L निकालना है। तो डिवाइड कर लो इक्वेशन 2 को 1 से। तो अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 6, ये k इंटू 6 अपॉन k इंटू 1 6 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, डिवाइड करने पे m कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4 बचेगा, 4 इंटू L प्लस 6 अपॉन L प्लस 1, राइट? ये बचा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, तो आंसर आएगा 6 इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट L प्लस 6 अपॉन L प्लस 1। यहाँ पे भी थोड़ा कैंसलेशन हो सकता है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3L प्लस 3 इज इक्वल टू 2L प्लस 12, राइट? तो 3L माइनस 2L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज़ नथिंग बट 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है, 9 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन 13th October शिफ्ट 2।
अ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.1 मीटर। तो मास दी हुई है डिस्क की, रेडियस दी हुई है डिस्क की, इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, उसकी एंगुलर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 आरपीएम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मास मुझे पता है, मास ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू 10 kg, रेडियस ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू 0.1 मीटर, मैं 10⁻⁻1 मीटर लिख लेता हूँ, ओके। और फ्रीक्वेंसी दी है 120 आरपीएम, आरपीएम इज़ नॉट द एसआई यूनिट, तो इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 120/60 हर्ट्ज, दैट इज़ इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तो ये मेरा 2 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। इसके बाद में तो ये घूम रहा था, अब क्या हुआ, रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग्स इट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड्स के बाद। इफ द सेम टॉर्क इज अप्लाइड if the same torque is due to force applied tangentially on the rim of the disc, then the magnitude of the force is, मतलब ये पहले तो टॉर्क निकाल लो, अगर यही टॉर्क फोर्स के वजह से होता जो कि टेंजेंशियली अप्लाई किया जाता तो फिर व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बहुत आसान है बच्चों, चलो फटाफट कर लेते हैं। पहले तो हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। देखो टॉर्क इज आई अल्फ़ा, आई अल्फ़ा के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा और अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा। और अल्फ़ा कैसे मिलेगा, देखो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस अल्फ़ा टी। अब माइनस मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ रिटार्डेशन, अगर एक्सेलरेशन होता तो प्लस लिखता, रिटार्डेशन है तो माइनस लिखा है। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल कैसे निकालोगे, 2πf इनिशियल, ठीक है। देखो हमको इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना 120 आरपीएम या 2 हर्ट्ज़, माइनस अल्फ़ा इंटू टी दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, राइट, टाइम 10 सेकेंड्स दिया हुआ था, हाँ। तो आंसर आएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2πf, एफ कितना दिया हुआ है, f2 है, राइट। तो मेरे ख्याल से हमारा अल्फ़ा का आंसर आएगा 4π/10 या 2π/5, 2π/5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, डिस्क ऑफ मास इज रोटेटिंग एट आरपीएम, ओके। अब देखो हम लोग डिस्क है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, mr²/2, mr²/2। ये मान के चलो कि डिस्क वाज रोटेटिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड एक्सिस, स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए मैंने mr²/2 लिखा। अच्छा, अगर ये टॉर्क लगता टेंजेंशियल फोर्स के वजह से, देखो ये इक्वेशन 1 है, अगर ये टॉर्क किसी टेंजेंशियल फोर्स के वजह से लिखता तो हम लिख सकते थे टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आर एफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला ना टॉर्क का, आर एफ साइन थीटा। लेकिन अगर टेंजेंशियल लगेगा फोर्स तो आर और एफ के बीच का एंगल 90 होगा, तो सिर्फ आर इंटू एफ लिखना सफिशियंट है, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं। सो अगर मैं इक्वेट कर लूँ 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, अच्छा इस रेडियस को भी मुझे कैपिटल आर ही लिखना चाहिए था, डिस्टेंस को, तो मैं इसको चेंज करके कैपिटल आर लिख लेता हूँ, ओके। लेट्स सी व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, सॉल्व कर देते हैं। हाँ, अब इन दोनों को इक्वेट कर लो तो व्हाट आंसर यू विल गेट mr²/2 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, राइट। तो आर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, एफ इज इक्वल टू mr⁴/2, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से हम लोग को आंसर आ जाना चाहिए, एफ विल बी इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ m इज़ 10, r की वैल्यू है 10⁻⁻1, राइट। तो 10 इंटू 10⁻⁻1 तो 1 हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा है 2π/5, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे एक 2 है, तो आंसर आएगा π/5, या π/5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.2π न्यूटन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, और ऐसा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज़ द वे यू शुड डू द सम, ओके। पहले हम लोग ने काइनेमेटिकल इक्वेशन से अल्फ़ा निकाल लिया, फिर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। लेकिन अगर यही टॉर्क किसी फोर्स के वजह से जो टेंजेंशियली अप्लाई किया तो आंसर आएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। लेकिन थीटा 90 होगा बिकॉज टेंजेंट है फोर्स, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा ना। दोनों को इक्वेट कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ फोर्स एज 0.2 पाई न्यूटन। आगे बढ़ते बच्चों,
A rotating body has angular momentum L. If its frequency is halved, frequency हाफ कर लिया तो ओमेगा भी हाफ हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, यही पूछा है ना। देखो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा। अब ये तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन है, राइट। अब बच्चे जनरली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर याद रखते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखो अगर तुमने ऐसे भी याद रखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो सोचना ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, फिर आई ओमेगा तो एल ही होगा ना, तो अल्टीमेटली मैंने सही लिखा है हाफ एल ओमेगा, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी डबल्ड हो गया, तो सेकेंड टाइम जब मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा तो 2k ही लिखूंगा, ठीक है। हाफ तो एज इट इज़ होगा। एल पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ एल डैश लिख लेता हूँ, और तुम्हारा नया वाला ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हाफ तो ओमेगा भी हाफ, तो ओमेगा बाई 2। तो मैंने वही जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा था वही दोबारा लिखा, बट मैंने पैरामीटर्स चेंज कर लिए। उन्होंने बोला कि सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, ओमेगा हाफ हो गई, तो अब नया एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँगा, डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 2ke अपॉन ke तो 2 आएगा, हाफ हाफ तो कट जाएगा, इधर आएगा एल डैश अपॉन एल, और यहाँ पे आएगा ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा, राइट। ओके, तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ। ये ओमेगा तो कैंसिल होगा, राइट। तो एल डैश इज इक्वल टू 4l, एल डैश विल बी इक्वल टू 4l, ये हमारा आंसर है, राइट। एंगुलर मोमेंटम, न्यू एंगुलर मोमेंटम एल डैश विल बी इक्वल टू 4l, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, राइट। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ। नेक्स्ट सम देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, कैपिटल M, and radius capital R is rotating about its diameter. Okay. A disk of same mass and radius is also rotating about the axis passing through its center and perpendicular to the plane, but angular speed is twice of that of the sphere. ठीक है, mass same है, radius same है. The ratio of the kinetic energy of the disk to that of the sphere. अच्छा, disk upon sphere, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले तो स्पीयर की बात कर लेते हैं। I sphere, moment of inertia of the sphere through the diameter is given by the formula 2/5 mr square, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे mass of the sphere into radius of the sphere का होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई स्पीयर कितना होगा 2/5 ms rs स्क्वायर, ओके, इंटू ओमेगा स्पीयर का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमने स्पीयर के लिए लिख लिया, राइट। अब हम लोग डिस्क के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क का भी वही फॉर्मूला होगा, विल बी इक्वल टू हाफ आई। देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अ डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वापस वही हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा। तो इधर आएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द डिस्क इंटू रेडियस ऑफ द डिस्क का स्क्वायर इंटू ओमेगा, डबल हो गया, एंड टू द प्लेन एंड, बट एंगुलर स्पीड इज डबल, मतलब डबल ऑफ किसका डबल, स्पीयर का डबल है, तो 2 ओमेगा एस स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम डिवाइड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पीयर। अगर हम डिवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पीयर, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो ये हाफ और हाफ कट जाएगा, ठीक है। एम एस आर एस एम डी आर डी कट जाएगा, क्योंकि एम एस एम डी इक्वल है, आर एस आर डी इक्वल है, बोला हुआ है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा 2/5, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एस, ओमेगा एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, खाली ऊपर एक 4 बचेगा इंटू 4। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हाफ
इंटू 5/2 इंटू 4, ठीक है। तो आंसर मेरे ख्याल से 5 ही आएगा, 5/1। द आंसर इज़ 5/1। तुम लोग भी कैलकुलेट करके चेक कर लेना व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग। अच्छा तरीका तो यही होगा कि बच्चा पहले क्वेश्चन को देखे, खुद ट्राई करे, उसके बाद वो सॉल्व करे। और कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो कि अपने आप। देखो, कैलकुलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू डू द सम करना आता है तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। नो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके, करेक्ट है, 5/1 इज़ द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड इज। बहुत ही आसान है। अगर बकेट में टॉप मोस्ट पॉइंट से पानी नहीं गिरेगा ना तो कहीं भी नहीं गिरेगा। मतलब तुम बकेट को घुमा रहे हो ऐसे रस्सी पकड़ के, राइट, और अगर ऊपर वाले पॉइंट पे पानी नहीं गिरेगा तो पानी गिरने का चांस है ही नहीं, मतलब पानी गिरने का चांस ऊपर ही है। और मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द टॉप शुड बी इक्वल टू √r(g). तुम मेरा थ्योरी लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना, MST CET 2022 वीडियोस में जाना प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे देखना कि मैंने ये फॉर्मूला दिया है कि नहीं। मैंने ये फॉर्मूला स्पेशली दिया हुआ है। तो V मिनिमम इज़ इक्वल टू √r(g), ठीक है। अब तुमको F मिनिमम निकालना है तो बहुत ही आसान है। V को क्या लिख सकते हैं, R ओमेगा, तो ओमेगा मिनिमम, राइट, दैट इज़ इक्वल टू √r(g). और फिर ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2πf मिनिमम, दैट इज़ इक्वल टू √r(g). और अब क्या करेंगे, F मिनिमम चाहिए, F मिनिमम विल बी इक्वल टू 1/2π, 1/2π, ठीक है, √r(g) बाय r। अब क्या करना है, ये जो नीचे आ रहा है इसको रूट में ले लो तो √r² हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा 1/2π √g/r, g/r, हाँ बराबर है, g/r। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A string of length L fixed at one end carries a mass m at the other end. The string makes 3/π revolutions per second around the vertical axis through the fixed end as shown in the figure. What is the tension? ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f दी हुई है, f इज इक्वल टू 3/π, f इज इक्वल टू 3/π। और हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को पिक्चर में लाना पड़ेगा। इस टेंशन, देखो अगर ये एंगल थीटा है ना तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो तो ये होगा मेरे ख्याल से t cos थीटा, ओके, और ये होगा t sin थीटा, और एक फोर्स होगा mg नीचे की तरफ। बट खैर हम लोग को mg में इंटरेस्ट नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो तुमको पता चलेगा द फोर्स विच इज़ अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर इज t sin थीटा। मतलब इस डायग्राम से एक बात तो एकदम क्लियर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, कि t sin थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। फ्रॉम द फिगर t sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखूंगा mr(ω²), ठीक है। t इंटू, देखो साइन थीटा क्या होगा बाय ट्रिग्नोमेट्री, हमको साइन थीटा तो आंसर में नहीं चाहिए, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब r/l होगा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू r/l, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mr, ओमेगा को मैं लिखूंगा 2πf द होल स्क्वायर, r तो कट गया, ठीक है। तो आंसर आएगा, आगे बढ़ते हैं, आंसर आएगा t/l इज इक्वल टू m इंटू 2πf द होल स्क्वायर। लेकिन f भी मैं जानता हूँ, f है 3/π और उसका स्क्वायर, तो ये भी कट गया, राइट। तो t/l इज इक्वल टू m इंटू 6², दैट इज 36, राइट। तो फाइनल आंसर आएगा t इज इक्वल टू 36 ml। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, द टेंशन इज इक्वल टू 36 ml, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, ओके। नाउ लेट अस डू अ सम विच इज़ वेरी टफ, मतलब टफ तो इसको बोल ही सकते हैं, ये काफ़ी टफ सम है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राई करने का कि इसको लास्ट में किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेने वाला सम है।
ओके, लेट अस डू इट। और ये पूछा था 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट वन में। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 9m एंड रेडियस कैपिटल आर। तो ये वो डिस्क है, एक डिस्क है जिसका मास है 9m, इसका मास 9m है और इसकी रेडियस r है, ठीक है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड मतलब इसमें से क्या किया गया, r/3 रेडियस का एक डिस्क निकाल दिया गया, ठीक है। जिसको मैंने वाइट कलर से दिखाया सेकेंड डायग्राम में, यहाँ से r/3 वाला डिस्क निकाल दिया गया। द सेंटर ऑफ स्मॉल डिस्क इज एट 2r/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। मतलब ये जो डिस्क जिसको निकाला गया ना, इसका सेंटर बड़े वाले डिस्क के सेंटर से कितना दूर है, ये दिया हुआ है 2r/3, ये डिस्टेंस 2r/3 दिया हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r। मतलब इसके अबाउट अब जो बचा हुआ डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो कहने को तो ये बहुत आसान, बच्चा सोच सकता है सर इसमें क्या है, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट दिस एक्सेस, अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर, फिर कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, बराबर है। और फिर क्या करेंगे, मतलब वो जो कटा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कटे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेंगे, आगे आंसर। सही है, ऐसे ही करना है, यही सही बात भी ऐसे ही करना भी है इस हमको, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा ना, मतलब इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो देखो लॉजिक तो बहुत सिंपल है, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट एक्सिस ए बी। मैं काम करता हूँ, इस एक्सिस को नाम दे देता हूँ। पहले ए बी के अबाउट क्या करो, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लो, और पूरे डिस्क में से कटे हुए पार्ट का सब्ट्रैक्ट कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आंसर आ गया। तो यही सत्य है कि ऐसे ही करना भी है, बट ये करना इतना आसान नहीं होगा। चलो स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट। पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, हाफ mr²। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसका मास m नहीं है, इसका मास 9m है और इसकी रेडियस r है, तो आंसर आएगा हाफ इंटू 9m इंटू mr², दैट इज 9/2 mr², ठीक है। अब कटे हुए पार्ट का निकालना डिफिकल्ट क्यों है मैं बताता हूँ। पहले तो देखो, तुम पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फिर इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। उसमें भी जो कटे हुए पार्ट का मास तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तुम क्या लिखने वाले, I इज इक्वल टू mr²/2, लेकिन इसका मास कहाँ पता है, तो पहले मास निकालना पड़ेगा कटे हुए पार्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, इस कटे हुए पार्ट का मास निकाल लेता हूँ। लॉजिक ये है कि मास इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या ऐसा बोल सकते हैं कि मास विल बी, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा, या मास इज प्रोपोर्शनल टू πr², या सीधा लिख सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², क्योंकि पाई भी तो कांस्टेंट है। मतलब ये अपने दिमाग में डाल लो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो देखो मैंने किया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², टोटल मास अपॉन कट मास विल बी इक्वल टू टोटल मास का रेडियस अपॉन कट मास का रेडियस जो था r/3। उनको सॉल्व करके मुझे पता चला कि टोटल मास तो 9m था, तो कट वाले का कितना होगा, m, तो निकाल लिया, बहुत आसान था। कट वाले का रेडियस r/3 था, तो उसका मास क्या होगा, m। कौन से लॉजिक से निकाला, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अब इस कट, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, जो कट पार्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालूंगा, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। देखो कैसे, वही mr²/2, लेकिन मास को m लेंगे। देखो mr²/2, m मास को m लेंगे, ओके, इंटू 2r/3 द होल स्क्वायर लेंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो ये मैंने निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ m, मास तो m है लेकिन रेडियस क्या है, r/3। लेकिन मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका, इस कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो मैंने लगा लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC प्लस mr², और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 2r/3 है, तो r के जगह पे, डिस्टेंस के जगह पे 2r/3 आएगा। तो बस सॉल्व कर लिया, तो mr²/2। अब हो गया प्रॉब्लम, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कटे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो mr²/2 है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 9/2 mr² माइनस mr²/2,
विच इज़ 8 mr²/2, जो फाइनली हो जाएगा 4 mr²। तो प्रॉब्लम ईजी तो नहीं बोल सकते हैं, बट किया जा सकता है। बस तुमको याद रखना है कि पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, जो कटा हुआ पार्ट है इसका मास तुमको अलग से निकालना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक ये है, ठीक है। और बाद में इसका, इस कटे हुए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है, अबाउट ए बी, उसके लिए तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द वे यू कैन डू दिस सम। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If m and l be the mass and the length of a thin uniform rod respectively, in first case axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the length. Okay, मतलब फर्स्ट एक्सिस में फर्स्ट टाइम में बहुत इजी है। इनफैक्ट लिख देता हूँ ना, केस 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, केस 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, क्योंकि रॉड के सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। सेकेंड केस में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में एंड से जा रहा है ना, तो आई अबाउट एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हम सब डायरेक्टली जानते हैं, ml²/3, इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन द फर्स्ट केस टू द सेकेंड केस। अब रेडियस ऑफ गायरेशन तो बड़ा आसान है, कोई भी बॉडी हो, कोई भी एक्सिस हो, अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखना है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो I इज इक्वल टू mk²। तो IC के जगह पे मैं लिखूँगा mkc² इज इक्वल टू ml²/12, तो mm गया। सिमिलरली k एंड स्क्वायर है ना, विल बी इक्वल टू ml²/3, तो फिर एक बार mm गया। अब रेशो ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, दोनों का रेशो लूँगा तो kc² अपॉन k एंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1/12 डिवाइडेड बाय 1/3, तो वो ऊपर आके 3 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा kc अपॉन k एंड विल बी इक्वल टू 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। काफ़ी इजी सम था। आगे बढ़ते हैं, 1/2 है ना ऑप्शन में, ये क्या ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री, एंगुलर स्पीड तो चाहिए लेकिन डिग्री में चाहिए। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ अ मिनट हैंड। टाइम पीरियड ऑफ अ मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है एक चक्कर मारने में, ओके। मिनट हैंड तो शायद 60 मिनट्स, शायद नहीं 60 मिनट ही लगता है, जिसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 60 × 60 3600 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। 36 ओमेगा चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2π/T, लेकिन ये आंसर रेडियन में होता है, राइट। 2π/T इन रेडियंस, तो ये 2π को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सब लोग जानते होंगे 360 डिग्रीज अपॉन T इज 3600, तो ये आंसर होगा 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1। तो द आंसर इज 0.1। तो कैपिटल T 60 मिनट्स दिया है, 60 मिनट्स मतलब 3600 सेकेंड्स। ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2π/T रेडियन, और उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 2π रेडियन को तुम 360 डिग्री लिख सकते हो। ये तो ऑलरेडी सेकेंड में था, तो आंसर 1/10 होगा, और 1/10 मतलब 0.1। आई होप आई हैव डन एवरीथिंग करेक्टली। बस मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट्स ही होता है, राइट है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर कुछ एरर लगे तुमको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। आगे बढ़ते हैं। 2 रिंग्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर, एक का रेडियाई कैपिटल आर है एंड एनआर, दूसरे का एनआर है। तो 2 रिंग है, एक का रेडियस कैपिटल आर है, एक का एनआर है, ओके। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, हैव द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज 1/8, ओके। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेता हूँ, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो उस रेशो को दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है रेशो I1 अपॉन I2 1/8 है, 1/8। द वैल्यू ऑफ n इज, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, रिंग का mr²,
मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले की, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब मास कैसे निकालोगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सब लोग जानते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, इस धागे को काट के सीधा कर लेते हैं। अगर इस धागे को या सॉरी इस रिंग को काट के सीधा कर लोगे ना, देखो क्या होगा, तो उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ अगर इसको काट के सीधा कर लिया तो उसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सरकमफरेंस होगा 2πr, 2πr होगा। और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए मान लेता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2πr लेंथ इंटू वॉट, थिकनेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मेरे ख्याल से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए रखते हैं, लेंथ को 2πr लिख देते हैं, ओके, इंटू डी इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनली मुझे पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या है आंसर में, क्या है आंसर में, 2πr क्यूब, 2πr क्यूब एरिया ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, इंटू व्हाट, इंटू डेंसिटी डी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अब सेकेंड वाले वायर के लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्यों, कुछ नहीं, सेकेंड वाले वायर में कोई मेहनत नहीं करना, सीधा लिखना I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2π, बस r के जगह पे nr लिखना है, nr द होल क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, nr है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उसकी भी सेम होगी, इंटू डेंसिटी, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से। अब डिवाइड करने पे सारे डेंसिटी तो दोनों की सेम होगी, सेम मटेरियल का बना हुआ है, रेशो लोगे तो I1 अपॉन I2, ओके, विल बी इक्वल टू आर क्यूब अपॉन एन क्यूब आर क्यूब, आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन एन क्यूब बचेगा, बराबर है। और I1 अपॉन I2 तो हमको दिया हुआ था, इट इज़ 1/8, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/n क्यूब, ठीक है। अब क्यूब रूट ले लो, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/n, तो n 2 आएगा, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 आएगी, राइट, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड about a perpendicular axis passing through one of its ends is I. Thin rod about a perpendicular axis passing through the end is I मतलब end से पास हो रहा है जब axis, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, I। तो हम जानते हैं I कितना होना चाहिए, I विल बी इक्वल टू व्हाट, ml²/3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ द रॉड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, मतलब इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, इसी रॉड को रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, डायमीटर के अबाउट, हम जानते हैं रिंग है ना, mr²/2, ओके, mr²/2। अब ध्यान से सुनना, हम लोग को रेशो निकालना है I/I1, लेकिन अगर रेशो लोगे तो L और R कटना भी तो चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो ना L है ना R है। तो एक काम करते हैं, सोचने वाली बात है कि अगर एक रॉड को हम लोग रिंग बना देते हैं, तो लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द रिंग, मतलब इसको मैं m/2 लिख लेता हूँ, R के जगह पे लिखूँगा L/2π, और ऑफकोर्स एक स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि L इज इक्वल टू 2πr होता है, तो R के जगह पे लिखा जा सकता है L/2π, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब तो रेशो ही लेना है खाली, तो रेशो लोगे तो यहाँ से m और l² कट जाएगा, क्या आएगा देखते हैं क्या बचेगा। तो I/I1 विल बी इक्वल टू, रुको, ml² कट गया, यहाँ पे 4π² ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 4π² नहीं, 4π² इंटू 2, 8π² ऊपर चला जाएगा, और नीचे 3 बचेगा, 8π²/3, ओके। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डिवाइड करके देख लेना, I/I1 इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर लेना, यू शुड गेट द आंसर एज 8π²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 स्टोन्स ऑफ मासेस m एंड 3m आर व्हर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, मतलब दोनों की मास अलग अलग है, एक की m है एक की 3m है। द हेवियर वन मतलब दूसरा सेकेंड
सेकेंड वन हैज़ अ रेडियस ऑफ r/3, मतलब ये याद रखना ये सेकेंड स्टोन का रेडियस है, सेकेंड स्टोन का रेडियस, हेवियर मतलब सेकेंड, और ये फर्स्ट स्टोन का रेडियस है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर, लाइटर मतलब ये फर्स्ट स्टोन का वेलोसिटी जो है n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर, velocity of the first stone that is lighter is n times velocity of the second, ठीक है। when they experience same centripetal force same है, the value of n is centripetal force same है, तो centripetal force of first stone equal to centripetal force of second stone, ठीक है। अब वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी ओमेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए वो देखते हैं। हम लोग को ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें मास भी हो, वेलोसिटी भी हो और रेडियस भी हो, ठीक है ना। तो ऐसा फॉर्मूला तो एम वी स्क्वायर बाय आर है। अब आराम से लिखते हैं, पहले वाले स्टोन की मास m है, ओके, पहले वाले स्टोन की वेलोसिटी को v मान लेते हैं, चलो v मान लेते हैं, ओके, और पहले वाले स्टोन के रेडियस को r मानना नहीं है, मतलब मानना ही पड़ेगा, r दिया हुआ है, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब सेकेंड स्टोन एकदम संभाल के, सेकेंड स्टोन का मास 3m, सेकेंड स्टोन का वेलोसिटी है ना, देखो क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टोन का वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ सेकेंड स्टोन का वेलोसिटी, तो सेकेंड स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा 1/n टाइम्स ऑफ फर्स्ट स्टोन का वेलोसिटी, मतलब v/n स्क्वायर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। पहले वाले स्टोन का वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ सेकेंड है, तो सेकेंड वाले का क्या होगा 1/n टाइम्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट वाले का v मान लिया तो सेकेंड वाले का v/n होना चाहिए। अब रेडियस का भी देख लेते हैं, सेकेंड वाले स्टोन का रेडियस r/3 है, तो r/3 का r इधर 3 ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होगा, m गया, r गया, v स्क्वायर भी गया, तो बचा गया इधर 1 बचा, v स्क्वायर भी गया, 9/n स्क्वायर, 9/n स्क्वायर, 9/n स्क्वायर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर तो 9 आएगा, तो n की वैल्यू 3 आएगी। आई होप एवरीथिंग इज सब्सटीट्यूटेड प्रॉपरली। m, रुको, छोटा स्टोन का m था, बड़ा स्टोन का 3m था, छोटा का वेलोसिटी, हाँ, फर्स्ट स्टोन की वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड इज़ 1/n टाइम्स ऑफ फर्स्ट, बराबर लिखा है मैंने, ये भी सही लिखा है, और स्क्वायर भी तो है, v स्क्वायर है तो v/n स्क्वायर आएगा, और रेडियस ऑफ द हेवियर, लाइटर का r, हेवियर का r/3, सब सही है बच्चों, चेक भी कर लिया, चलो यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about a transverse axis passing through the center and angular velocity omega है, omega dash नहीं, omega है। Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. What is the new angular velocity? ठीक है, बहुत आसान है, पहले अकेला रिंग घूम रहा था, बाद में रिंग पे दो छोटे छोटे मासेस आ गए, यही है ना क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बना देता हूँ, देखो पहले अकेला रिंग घूम रहा था, रिंग घूम रहा था अकेले, तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा थी। अब क्या हुआ, रिंग के ऊपर दो छोटे छोटे मासेस भी आ गए, रिंग के ऊपर दो छोटे छोटे मासेस, ये सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, समझ लेना तुम लोग। यहाँ पे दो छोटे छोटे मासेस आ गए, एम वाले, एम छोटे एम, जिनका डिस्टेंस ऑफ कोर्स रेडियस होगा, इक्वल टू रेडियस होगा, बहुत आसान है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तुम जानते हो ऐसे सम्स को बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करके करते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं बोल सकता हूँ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले वाले जो सर्कल थी, पहले वाली जो रिंग थी, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगी, mr स्क्वायर, रिंग है ना mr स्क्वायर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, बाद में जो नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितनी होगी, देखो इसके पास रिंग तो था ही, मतलब रिंग तो है ही, तो mr स्क्वायर तो होगा ही, प्लस ये दोनों मासेस भी तो है छोटे छोटे mm, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी mr स्क्वायर दो बार, तो 2mr स्क्वायर होगी। याद रखना ये छोटा m है, वो बड़ा m था, राइट, गड़बड़ मत कर लेना। रेडियस को अगर एक बार कैपिटल R लिखा तो हर बार कैपिटल R लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आर स्क्वायर, और नए एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा डैश मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा डैश, ब्रैकेट में एम प्लस क्या
एम प्लस क्या आएगा 2 इंटू छोटा एम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आर स्क्वायर गया, तो ओमेगा नया एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस 2m, एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस 2m। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ये काफ़ी इजी सम था। इससे मिलता जुलता और एक सम पूछा गया था, ये वाला। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट डायमीटर मतलब अबाउट दिस एक्सिस। थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, एक मिनट। सो इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, I है, I, राइट। इट इज़ रीकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t, मतलब इस स्फीयर को चपटा करके डिस्क बना दिया, थिकनेस t है, whose moment of inertia about the axis passing through its edge and perpendicular to the plane, ये वाला is perpendicular to its remains I only, मतलब यहाँ पे भी moment of inertia I ही है, I, ठीक है। रेडियस ऑफ द डिस्क, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ द डिस्क स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहले तो I कितना है ये बता देता हूँ। I विल बी इक्वल टू वॉट, 2/5 mr², राइट। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो है ना, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसके लिए, ठीक है, निकालते हैं इसके लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। रेडियस ऑफ द डिस्क पूछा है ना, स्टार्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डोंट वरी। थिकनेस टी दी हुई है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये एक्सटर्नल एक्सिस है आई ओ, तो आई ओ विल बी इक्वल टू वॉट, आई सी प्लस, आई ओ विल बी इक्वल टू आई सी प्लस, आई ओ विल बी इक्वल टू वॉट, एक सेकेंड ना, आई ओ विल बी इक्वल टू आई सी प्लस मास ऑफ द डिस्क, जो कि सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो क्योंकि इसी से तो ये बना है, तो मास तो सेम ही होना चाहिए ना, वजन कहाँ से चेंज हो जाएगा। मास ऑफ द डिस्क इंटू ये रेडियस अलग होगा, लेकिन और रेडियस अलग होगा, और रेडियस को कुछ और नाम दे देता हूँ, आर डी नाम दे देता हूँ, रेडियस ऑफ डिस्क आर डी स्क्वायर, आर डी स्क्वायर। आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दिस, राइट। तो आई ओ विल बी इक्वल टू आई सी, आई सी क्या होगा डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर डी स्क्वायर, राइट। तो मतलब देखो, मुझे इस एक्सिस पे पता था ये आई सी था, इस एक्सिस पे पता था, इस एक्सिस पे मैंने निकालना था, तो मैंने निकाल लिया भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और मास याद रखना, मास चेंज नहीं होगा। क्यों मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसी स्फीयर का तुमने डिस्क बनाया, तो मास कहाँ से चेंज हो जाएगा, हाँ, लेकिन रेडियस अलग हो जाएगा, रेडियस अलग हो जाएगा, राइट। तो रेडियस को मैंने आर डी लिख लिया, और ये फाइनली क्या हो गया, आई ओ इज इक्वल टू 3/2 एम आर डी स्क्वायर, आर डिस्क स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे बोला गया है कि पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था ना, अब भी वो आई है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई ओ, मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई ओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदली थोड़ी हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, ये दिया हुआ कंडीशन में, आई इज इक्वल टू आई ओ। तो 2/5 एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट, 3/2 एम आर डी स्क्वायर। एम तो कट गया, तो 4/15 आया आंसर, 4/15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिस्क द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते, तो यहाँ पे 2 आएगा, आर आएगा, 15 रूट ऑफ 15 हो जाएगा, ये रूट ऑफ 15, दैट इज इक्वल टू आर डी, ओके। So this is what is the answer.